गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग। चलिए भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आई होप आप सभी लोगों को याद होगा। तो आज यहीं से वापस से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आया आप लोगों का? तो अंकिता इसका आंसर डी बता रही है, डी। चलिए देखते हैं डी इसका करेक्ट आंसर है या फिर नहीं है ना। डी देखते हैं इसका करेक्ट आंसर है या फिर नहीं है। तो आपके पास है 5 मोल Ab2। कौन है? 5 मोल Ab2 है और उसका जो वेट बता रहा है वो इतना है 125 इंटू 10⁻³ kg। आप केजी को ग्राम में बदलो तो बेसिकली 125 ग्राम हो जाएगा। तो देखो, अगर मुझे इसका मास निकालना है तो इनटू इसका मोलर मास कर दो। ए का मोलर मास ए मान लो, बी का बी मान लो, या MA/MB मान लो जैसा उसने दिया हुआ है ना। तो MA और MB मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा MA + 2MB और इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 125 ग्राम। तो देखो 25 पंजे 125, MA + 2MB की वैल्यू आ गई 25। ये बन गया एक इक्वेशन, सही है। फिर चलते देखें दूसरे इक्वेशन के ऊपर। A2B2 का वेट है 300 × 10⁻³ यानी 300 ग्राम लिख सकता हूं इसको। तो A2B2 क्या हो जाएगा? 2MA + 2MB, ये तो उसका मोलर मास हो गया, इंटू इसके मोल्स। इसके मोल्स है 10 और इसकी वैल्यू है 300। तो 0 से 0 गया। तो देखो MA + MB की वैल्यू है ना, यहां से 2 कॉमन करके इधर भेज दो, 15 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, दिस माइनस दिस कर दो, MB की वैल्यू आ गई 10, है ना। और आपको आंसर देना है केजी पर मोल में। तो यहां से देखो, इन दोनों से सॉल्व करोगे तो मोलर मास ऑफ बी आएगा 10 ग्राम पर मोल और मोलर मास ऑफ ए आ जाएगा 5 ग्राम पर मोल। लेकिन आपको आंसर केजी में देना है तो 10 × 10⁻³ kg बी, और ये बन जाएगा 5 × 10⁻³ सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सौमित्र, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर चैट्स में भी डाल देता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल रही है, सारा PDF वहाँ पर शेयर होता है, ठीक है। तो ये रहा लिंक और इसको मैंने पिन कर दिया है। तो पिन्ड मैसेज है, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। चलिए आगे चलते हैं, मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो जो अपना अगला टॉपिक है वो है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम के अंदर मिलते हैं। तो ये देखते हैं क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और कैसे हम उससे डील करते हैं। देखो, किसी भी कंपाउंड के 2 फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये जो है ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो किसी भी कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है जो उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है कि एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल कितने एटम्स होंगे, उसको कौन बताता है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर आप इनका रेशियो निकालो 1:2:1, तो जो फॉर्मूला आपको एटम्स का रेशियो बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो तो वो बन जाएगा CH2O। लेकिन अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो देखो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला का 6 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। तो इस तरह से आप एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आपस में रिलेट कर सकते हो। तो देखो बेसिक डेफिनेशंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी बेसिक डेफिनेशन है द सिंपलेस्ट फॉर्मूला व्हिच गिव्स द सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो जो रेशियो ऑफ एटम्स देता है उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता देगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स लिख सकते हो। यहां पर n एक नंबर होता है जिसे आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इन दोनों के रेशियो से आप उस वैल्यू को निकाल सकते हो। देखो ये चीज आप में से किसी के लिए भी नई नहीं है, आप आराम से इससे डील कर सकते हो। अभी एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा यहां पर, आप ये ध्यान दें। अगर मैं आपसे बात करूं ग्लूकोज, ये मैंने आपको लास्ट क्लास भी सिखाया था।
ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले एक चीज पे आप ध्यान दें कि अगर मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेता हूं C6H12O6 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो देखो इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी कि अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज ले लूं, 1 मोल ग्लूकोज, तो उसमें कार्बन के कितने मोल्स हो जाएंगे, 6 मोल, है ना। हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे, 12 मोल, और बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल हो जाएंगे, 6 मोल। क्या आपको ये चीज दिखाई देती है? देती है ना। तो आप मेरी बात समझे, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही उनके मोल्स होते हैं। जितने एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, आप चाहो तो व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में लिख सकते हो, जितने एक मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे उतने ही उनके मोल्स भी होंगे, ठीक है ना, उतने ही क्या होंगे, उनके मोल्स भी होंगे। सो द ओवरऑल थिंग इज कि अगर आपको किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, याद सिर्फ ये रखें, सो टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपली कैलकुलेट रेशियो ऑफ व्हाट, मोल्स ऑफ एटम्स। जो एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी आप बोल लो, बस आप उसके उन एटम्स के मोल्स का रेशियो निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगा, एम्पिरिकल। मेरी एक चीज याद रखो और कुछ याद नहीं रखना है, अगर आपको एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो उसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स के मोल्स का रेशियो निकाल लो, आपको उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, कॉफी भिजवा दो आप मेरी, कॉफी के साथ कुछ खाने को भिजवा देना, ये भी सही है। चलिए तो देखें क्वेश्चन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ठीक है। आपको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। अभी आप देखो यहां पर भी कुछ लोग गलती कर देते हैं, ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कभी भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है तो मेरी एक बात ध्यान रखना, आपको कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट मान के चलना है। क्या करना है, लिख लो इस चीज को, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट मान के चलना है। इसके साथ साथ आप लोग ना शॉर्ट नोट्स भी बनाएं, है ना, शॉर्ट नोट्स पे फोकस करें। जो मैं बोलूं ना लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, उसको शॉर्ट नोट्स में लिख देना। तो ये लिख दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हम बाय डिफॉल्ट मानकर चलेंगे, उसमें ऑक्सीजन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहां देखते हैं, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें देखो 60% कार्बन है, तो जब हम परसेंट की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड का 100 ग्राम मान लो। अगर मान लिया तो बताओ इसमें मास ऑफ कार्बन कितना होगा, 60 ग्राम। बताओ मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। अरे 100 नहीं हुआ, अरे भैया अभी तो बचा हुआ है 32 ग्राम, वो किसका मास हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास। बोलो सभी लोगों को समझ में आता है ना। तो अब आप देख सकते हो, मुझे इस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास पता है। क्या मैं मास से मोल्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। बताओ मास से मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास करते हैं। तो कर दो, 60 डिवाइडेड बाय 12, 8 डिवाइडेड बाय 1 और 32 डिवाइडेड बाय 16। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मास था, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मोल्स हैं। मैंने आपको क्या सिखाया, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो एटम्स के मोल्स का रेशियो निकाल लो। तो देखो 12 पंजे 60, ये 8 बचा, 16 2 32, रेशियो आ गया 5:8:2। तो इस कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो बन गया C5H8O2। आसान है ना, समझ में आया सभी लोगों को। क्या करना है, कभी भी अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट है उनके मोल्स का रेशियो, एक टारगेट करना है, कहीं ना कहीं से उनके मोल्स आपको ढूंढ के लाने हैं, उसका रेशियो निकाल लो, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, सुप्रियो, पवन, मंताशा, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करके बताएं। ये क्वेश्चन पिछले थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ हिमांशु यार, वो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वॉइस इको है, वो हमने बहुत कोशिश की हटाने की,
थोड़ा सा आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा यार, सॉरी, है ना, वो मेरा माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आंसर दें फटाफट से। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा अपने को। तो इसमें क्या है, कार्बन है देखो 40.684 ग्राम, 100 ग्राम मान लो कंपाउंड का। हाइड्रोजन कितना है 5.085 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है 54.228 ग्राम। तो देखो सब कुछ मिलाकर 100% हो रहा है। ये इन सब का मास है। अब मास से आप क्या निकालोगे, मोल्स। तो देखो 40.684 डिवाइडेड बाय 12, 5.085 डिवाइडेड बाय 1, एक्चुअली इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है इसलिए मैं ही कर रहा हूं, 0.228 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 16। तो अगर मैं आपको इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज बताता हूं, ठीक है, थोड़ा सा हम कैलकुलेटर का सहारा ले टाइम सेव करने के लिए। तो 40.684 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रही वैल्यू 3.39, ठीक है, ये वैल्यू तो 5.085 आ ही जाएगी। और ये वैल्यू जो है 54.228 डिवाइडेड बाय 16, ये भी ऑलमोस्ट इतनी आएगी 3.39। अब देखो ये एक सिंपल रेशियो नहीं है, आपके सामने कभी कभी ऐसा केस आ सकता है, तो ये सिंपल रेशियो नहीं है। इसको अगर आपको सिंपल रेशियो में बदलना है तो इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबके अंदर डिवाइड कर दो। तो ये बन गया 3.39, ये बन गया 3.39, और ये भी बन गया 3.39। अब क्या होगा, ये वैल्यू तो आ गई 1, ये वैल्यू आएगी 1.5, और ये वैल्यू आएगी 1। तो देखो 1:1.5:1। अभी मान लो ये 1.5 की जगह 1.8 आता तो मैं इसे 2 में कन्वर्ट कर देता, है ना, नियरेस्ट इंटीजर में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो ये 1.3 होता है, 1.2 होता तो हम इसे 1 लिख देते, लेकिन बिल्कुल मिड में है 1.5। आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इस 1.5 को आप लिख दो 3/2:1। अब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2:3:2। बताओ इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H3O2। तो ये अलग अलग केसेस हैं जो आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला के केस में पूछे जा सकते हैं। पहला सिंपल था, डायरेक्ट रेशियो आ रहा था, यहां पर रेशियो सिंपल नहीं आ रहा है, तो आप इसे सिंपल रेशियो के अंदर कन्वर्ट करोगे। बोलो बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पे मिल सकते हैं परसेंटेज के बेसिस पर। एक और टाइप मिलता है, बट उससे पहले अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, इसे ट्राई करें, आंसर बताएं। सभी का आंसर सही आना चाहिए, है ना, सभी का आंसर सही आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। फटाफट से आंसर दो भाई। जल्दी जल्दी, समय नहीं लगना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दूं, पिछले कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना था क्या? अच्छा हाँ ठीक है, तो ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला था, सॉरी मैं मिस आउट कर गया। आपको इस कंपाउंड का देखो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो आप इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालो। तो देखो 24 + 3 27, 27 + 32 इज 59 है। तो n की वैल्यू निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास दैट इज 2। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है C2H3O2 उसका होल ट्वाइस। तो करेक्ट आंसर विल बी C4H6O4। तो मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के छोड़ दिया था, ये इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। अरे वाह वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। सिमंत आपका आंसर सही है, पलक ने शायद गलत टाइप कर दिया। गोविंद O2 नहीं है, NO आएगा, C3H7NO। बिल्कुल सिंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन है 3.6 ग्राम, इसके अंदर हाइड्रोजन है 0.7 ग्राम, इसमें नाइट्रोजन है 1.4 ग्राम। और देखो
इसमें ऑक्सीजन भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला ना, हम ऑक्सीजन तो मान के चलेंगे, होगी नहीं तो जीरो आ जाएगा। तो देखो 3.6 प्लस 1.4 इज 5, 5.7, जबकि वो है 7.3, 7.3 में से 5.7 गया तो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन भी है इसमें। सही है, बाकी तो आप सभी समझदार हैं, वैल्यू रखें। तो दिस डिवाइडेड बाय 12, दिस डिवाइडेड बाय 1, दिस डिवाइडेड बाय 14, दिस डिवाइडेड बाय 16। इसके मोल्स 0.3:2, इसके मोल्स 0.7 इस टू इसके 0.1 इस टू 0.1, पॉइंट कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया C3H7NO। वैसे मैं आपको बता दूं, नीट में पीवाईक्यूज़ आप देखोगे आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, शायद गलती से एक क्वेश्चन है ना, तो बहुत कम पूछा गया है, ये इसकी फॉर्म्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आप उन्हें स्किप भी कर सकते हो और मैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं। अब हम मूव कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। तो सभी लोग अपनी कमर कस लें, आप ऐसे कई लोगों को स्टोइकियोमेट्री में इशू आता है, कितने मोल से कितना मोल बना, उतने मोल से इतना मोल बना। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सीखें। आई होप आज के बाद दोबारा कभी आपको इनके ऊपर दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतने अच्छे से चीज को सिखा सकूं। एक सेकंड देना यार मुझे। वरना बैटरी डाउन हो जाएगी मेरे लैपटॉप की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास, ये मेरी फेवरेट रिएक्शन है, मैं हमेशा इसी को काम में लेता हूं। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखो, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को ही उसकी स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। मैं इसे इस रिएक्शन की शक्ल बोलता हूं। क्या बोलता हूं? शक्ल। ये इस रिएक्शन की शक्ल है, देख लो। ठीक है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 3, 2, 1, वहां पर 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होता ही, ऑब्वियसली पता है आप सब लोगों को। इनको हम बोलते हैं इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। अच्छा जी, अच्छा, आप में से कई लोगों को सिर्फ ये लगता होगा कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये मोल्स हैं। ध्यान से सुनना, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर्स हैं। दीज आर ओनली नंबर्स, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होते हैं ये 1 है, ये 2, 3 है, ये 2 है, बस ये नंबर्स हैं। लेकिन ये नंबर्स अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज नंबर्स कैन रिप्रेजेंट मोल्स फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी सब्सटेंस हो, उन सब के लिए ये नंबर्स मोल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मोल्स को। उसके अलावा गैसेस के लिए फॉर गैसेस ये वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, और प्रेशर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्योंकि आप सभी जानते हो PV = क्या होता है? nRT। तो आप समझने की कोशिश करें, जब V और T कांस्टेंट होंगे तो P ∝ N होगा। यानी जो चीज मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, सेम वही चीज प्रेशर को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के मोल्स आधे हुए तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा? आधा। मोल्स डबल हुए तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डबल। ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। सिमिलरली अगर आपका PV = nRT को यूज करो आप, और प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होंगे? मोल्स के। किसके प्रोपोर्शनल होंगे? मोल्स के। ये चीज आप सीखने जा रहे हो, आप ये हर चैप्टर के अंदर यूज करोगे। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं फिजिकल केमिस्ट्री का जहां पर ये कंसेप्ट आपके काम में नहीं आएंगे। तो आओ पहले मोल से रिलेट करवाता हूं। तो देखो ये N2 है, ये सबके सब गैस हैं। तो इस रिएक्शन की शक्ल देखकर मैं लिख सकता हूं कि जब जब यहां पर 1 मोल N2 काम में आएगी, जब जब यहां पर 1 मोल N2 काम में आएगी, उससे रिएक्ट करने के लिए आपको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगी। कितने मोल चाहिए होगी? 3 मोल हाइड्रोजन। और उससे आपको क्या मिलेगा? 2 मोल NH3। ये लिखने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस रिएक्शन की शक्ल देखकर ये चीज लिख सकता हूं। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, कोई कवि नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि आप इस रिएक्शन में 1 मोल N2 ही काम में लो। आप बोलो मेरी मर्जी,
मैं तो यहां पर 5 मोल N2 काम में लूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई तू 5 मोल N2 काम में ले। तो मुझे ये पता है ना कि 1 मोल के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए होती है, 3। तो बताओ 5 के लिए कितनी चाहिए होगी, 15 मोल। तो 15 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली 1 मोल से कितना बन रहा है, 2। तो बताओ 5 मोल से कितना बन जाएगा, 10। 2 × 5 यानी मुझे 10 मोल अमोनिया मिलेगी। तो बेसिकली अगर पूरी रिएक्शन में मुझे किसी एक सब्सटेंस के मोल्स पता है तो उसको मैं दूसरे सब्सटेंस के मोल से रिलेट कर सकता हूं। मयूरी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है आपको, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। सारी चीजें मैं वहीं पर डाल रहा हूं, पीडीएफ भी होगा, मटेरियल होगा, जो सब कुछ वहीं पे डलेगा, ठीक है ना। फेस पर लाइट आ गई, बढ़िया बढ़िया, लाइट आनी जरूरी है। एक्चुअली सारा सिस्टम एक साथ कनेक्टेड है ना, तो जैसे मैंने लैपटॉप ऑन किया सब कुछ ऑन हो गया। खैर चलो मैं आगे, समझ में आता है आप सभी लोगों को। तो इस तरह से आप मोल से मोल रिलेट कर सकते हो। अब दुनिया की कोई भी रिएक्शन उसके लिए कर लेंगे, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अच्छा अभी आप देखो, अगर ये सब के सब गैसेस हैं, जैसे ये रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ठीक है, ये रिएक्शन है आपके पास। अब अगर हम बोलें कि रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर हुई है, तो मैं मोल्स की जगह वॉल्यूम यूज कर सकता हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत यूज करता हूं इस चीज को। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि भाई साहब 1 वॉल्यूम N2 अगर मैं यहां पे लूं तो मुझे उससे रिएक्ट करने के लिए 3 वॉल्यूम H2 चाहिए, और उससे मुझे अमोनिया कितनी मिलेगी, 2 वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम मतलब लीटर, मिलीलीटर, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने इस रिएक्शन में 150 ml हाइड्रोजन यूज की, कितनी यूज की, 150 ml। बताओ इस 150 ml हाइड्रोजन से पूरा पूरा रिएक्ट करने के लिए कितनी N2 चाहिए और कितनी NH3 चाहिए। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या बोलोगे कि देखो भाई 3 के लिए कितना चाहिए, 1। 3 के लिए कितना मांगता है, 1 मांगता है। तो बताओ 1 के लिए कितना मांगेगा, 1/3। तो 150 के लिए कितना मांगेगा, इंटू 150। आराम से देखो, जिस किसी को समझ में नहीं आए ये चीज मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये आखिरी मौका है जब आपको कोई ये समझा रहा होगा। इसके बाद तुमको ये चांस नहीं मिलेगा बाबू, इसलिए यहीं पे पूछ लो। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो यहीं पे पूछ पाछ के खत्म कर दो, फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, सही ना। ऐसे ही आप यहां पे लगाओ, 3 से कितना बनता है, 2। 1 से कितना बनेगा, 2/3। तो बताओ 150 से कितना बनेगा, इंटू 150 यानी 100 ml NH3। अगर कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है तो परेशान ना हो, अभी यूज करते करते आप और परफेक्ट हो जाओगे, बट एक बार आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। हिमांशु राज 12 जेई फिजिकल केमिस्ट्री डिटेल न्यू लेक्चर कहां से मिलेगा। आपने जेसीआरसी में हो ना आप, तो वहीं पर आपका डीडीजे करके बैच है, ठीक है, वो आप परचेज कर सकते हो डायरेक्टली, उसमें मिल जाएंगे आपको डिटेल लेक्चर। हाँ भाई, इसमें किसी को डाउट है क्या, समझ में आ रहा है ना। अब सेम ऐसे ही आप प्रेशर में भी डील कर सकते हो। किस में डील कर सकते हो, प्रेशर में। तो देखो एक क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, मैं एक स्लाइड ऐड कर दूं, नहीं है मेरे पास स्लाइड। सेम रिएक्शन में दोबारा लिख रहा हूं, तो देखो आप कि N2 गैस, ये चीज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत यूज करेंगे, तो वहां और अच्छे से बताऊंगा, बस एक बार लिख के दिखाता हूं फटाफट से, है ना। तो जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन का प्रेशर 5 atm है, ठीक है। अब एक डब्बे में नाइट्रोजन का प्रेशर 5 atm है, तो बताओ उससे पूरी तरह से रिएक्ट करने के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए होगी, उससे पूरी तरह से रिएक्ट करने के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए होगी उसका प्रेशर कितना होगा। तो आप बोलोगे भैया 1 का 3 है, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, तो 5 का कितना, 15। तो हाइड्रोजन का प्रेशर उसी डब्बे में 15 atm मेंटेन कर लो, तो N2 और H2 पूरी तरह रिएक्ट कर जाएंगे, और उससे जो NH3 बनेगी, तो देखो 1 से बन रही है 2, तो 5 से कितनी बनेगी, 10 atm। इतनी अमोनिया बन जाएगी। यानी आपने शुरू टोटल किया होगा 20 atm प्रेशर से, कितने से, 20 atm से, लेकिन फाइनली वो घटकर कितना हो चुका होगा, 10 atm, क्योंकि रिएक्शन के टोटल मोल्स कम हो रहे हैं। इधर रिएक्शन के मोल्स कितने थे, 4, और इधर रिएक्शन के मोल्स कितने हैं, 2।
तो ये चीज हम आगे यूज करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में, तो वहां पर इससे ज्यादा बात करेंगे। ओमकार 1049 रुपीज की है मात्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मैं ज्यादा थ्योरी को भागने की जरूरत नहीं है, थ्योरी पढ़ के आपका दिमाग खराब होगा, ये पढ़ लिया ना, अब इसी को यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ साहिल, आज एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी मैंने बोला भी था लास्ट लेक्चर में, शायद आप थे नहीं उसमें, इसलिए रेगुलर नहीं आते ना तो पता नहीं चलता है फिर। हाँ भाई देखें, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज नीडेड टू कंप्लीटली बर्न 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस अंडर द सेम कंडीशंस। सेम कंडीशंस पे देखो, सेम कंडीशन मतलब प्रेशर टेम्परेचर सेम है, आपको 1 लीटर प्रोपेन को क्या करना है, जलाना है, ठीक है। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C3H8। अच्छा मुझे बताओ, प्रोपेन लिक्विड होता है या गैस होता है, कौन कौन बताएगा, बताओ भाई बताओ, प्रोपेन लिक्विड है या फिर गैस है? कोई बताएगा मुझे? ये लो, लोगों ने तो आंसर भी दे दिया, बी। ये भी सही है, मेरे सवालों का जवाब तो दे नहीं रहे हो पहले। देखो आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर तो आ ही जाएगा, कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। ये देखो गलत आंसर आ गया ना, लिक्विड। देखो कितने से गलत आंसर हो गए। विवेक, आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया लेकिन आपका कंसेप्ट हिला हुआ है, समझ पा रहे हो? अगर आपका कंसेप्ट सही है ना तो आंसर तो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता है ना। अभी आपको यही नहीं पता कि लिक्विड नहीं होता, गैस होता है। C1 से C5 तक के एल्केन्स क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। C6 ऑनवर्ड्स क्या होते हैं, लिक्विड, और C10 11 के बाद क्या होता है, सॉलिड हो जाते हैं। पढ़ा ना ऑर्गेनिक के अंदर। अभी सुनो ध्यान से, एक और चीज, तुम इसको जला रहे हो, जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बताओ क्या क्या मिलेगा, CO2 गैस प्लस H2O। अब मैं पहले ही बोल रहा हूं, यहां पे बहुत सारे लोग फंसने वाले हैं। बताओ वाटर का फिजिकल स्टेट, देखते हैं कितने लोग सही बोलते हैं। हिमांशु, आप मुझसे अलग से कांटेक्ट कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं बता दूंगा। हाँ भाई, आंसर नहीं चाहिए मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर। मुझे बताओ यहां पर H2O का फिजिकल स्टेट क्या होगा, गैस लिखूं या लिक्विड लिखूं, और क्यों? गैस, VSERA गैस, राजकमल गैस, बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक तो अभी लेट स्टार्ट होगी। पवन गैस, इनाम लिक्विड, ब्लडशॉट गैस, गोविंद लिक्विड, प्रवीण वेपर, निरंजन वेपर, शिवराज पॉल बिल्कुल सबसे अलग एक्वस। अब एक्वस नहीं होता, वाटर या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, वाटर में कोई डिसॉल्व होगा तो एक्वस होता है। चलिए, मैक्सिमम लोग गैस बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुने और लिख लें शॉर्ट नोट्स में। ये कंबस्टन रिएक्शन है, रिएक्शन का टेम्परेचर देखो, खैर वॉल्यूम मेजर किया है 0 डिग्री पर, रिएक्शन का टेम्परेचर नहीं बताया गया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा है तो आप H2O को क्या मानकर चलोगे, गैस। अगर 100 डिग्री से कम है तो H2O कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड। और अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है, इफ नॉट स्पेसिफाइड, देन कंसीडर रूम टेम्परेचर कंडीशन। अगर रिएक्शन का टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप कौन सी कंडीशन मान के चलते हो बाबू, रूम टेम्परेचर। यहां कुछ नहीं दिया, तुम रूम टेम्परेचर मानेंगे। रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री, और 25 डिग्री पर वाटर क्या होगा, लिक्विड। तो देखो पहला कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कई लोगों का। निरंजन, बर्न हो रहा होगा, आप उस बर्निंग चैम्बर में थोड़ी बैठोगे, बर्न होके रिएक्शन कहां हुई है, रूम टेम्परेचर पे।
तो हाँ, बर्निंग के टाइम पे हो सकता है वाटर गैस फॉर्म में बना हो, पर टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री, अपने आप किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड। आपको अल्टीमेटली वाटर किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में। गाड़ी का जब इंजन में फ्यूल जलता है तो देखे हो कभी, उसके साइलेंसर से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर निकलता है। आपके घर में कार वगैरह होगी, देखना उसके साइलेंसर से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर निकलता है। क्यों भाई, वो इंजन का तापमान तो बहुत ज्यादा है, हाथ लगाते जल जाता है, फिर पानी कैसे निकल रहा है? समझ रहे हो मेरी बात को? तो रिएक्शन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप रूम टेम्परेचर कंडीशन मानकर चलोगे, और वाटर कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड। अगर आपको ये अभी नहीं आता है तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। लिख लें, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई लोगों को ये नहीं पता होता है। आंसर तो आते रहेंगे, पहले कंसेप्ट है, सही ना? अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो। ठीक है, मैं चेक करवाता हूं एक बार, है ना। लिंक कौन सा ओपन नहीं हो रहा, टेलीग्राम का? यार हो तो रहा है, मैंने अभी भी खोला है, देखो। चलिए भाई वापस आते हैं इधर। तो बैलेंस करो, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 6 और 4 10, 5 O2। पहली चीज ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। अभी एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी। आप में से कई लोग देखते हैं, चलो चेक करते हैं आप गलती करते हो नहीं। ये बोल रहा है कि उसको 1 लीटर प्रोपेन को बर्न करना है। बताओ 1 लीटर प्रोपेन को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, 5 लीटर, है ना, 5 लीटर चाहिए होगी। तो आंसर तो अपना आ चुका है, कितना, 5 लीटर्स। अभी आगे चलो, बताओ CO2 कितनी बनेगी इससे, 1 लीटर CO2 बनेगी 3 लीटर। अच्छा बताओ वाटर कितना बनेगा, कौन कौन बताएगा? वाटर कितना बनेगा, वाटर कितना बनेगा, जल्दी बताओ। लवकुश, अगर एक प्रेशर ज्यादा होगा तो अभी हम सीखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, वो लगाएंगे। रुक जाओ, स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है, टेंशन ना लो। किशोर कुमार, कुछ भी मत करो, चुपचाप यहां पर रोज आओ, इन सेशंस को फॉलो करो। मैं पूरा कोर्स यहां करवाने वाला हूं, ठीक है। तमीज से फॉलो करो, क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, थ्योरी भी करवा रहा हूं। ईमानदारी से कर लो, जो भी आपका पिछला खराब हुआ है सब ठीक हो जाएगा। चलिए, गोविंद का आंसर आ चुका है 4, लवकुश का भी 4, साहिल 4, अथर्व का 8 आ रहा है। लाहौल वला कुव्वत, तुम्हारा आंसर 8 कैसे आ रहा है अथर्व बाबू? 8 कैसे आया भाई? यह किससे 4 ही तो बनेगा। 4 4 4, सबका आंसर 4, है ना। ओहो, समद का आंसर 3 लीटर। यू आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन बाबू। ब्लड शॉट 8.96 लीटर, तुम किधर चले गए भाई? हाउ कम 8.96 लीटर ब्लड शॉट? चलिए, तो मुझे बताने दो, यहां मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ये लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। अब लिखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, नोट, we can only relate volume of gas to gas। समझ गए? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड विथ वॉल्यूम ऑफ गैस। समझ गए? अरे सर ये तो पहली बार सुना। हाँ, अब ध्यान रखना, ठीक है, ये तो है फंडामेंटल्स। जब तुमको ये नहीं पता तो बताओ सॉल्व कैसे करोगे, है ना। लिख दिया उन्होंने दबा के 4 लीटर 4 4 4। सेम स्टेट कुछ नहीं होता। वॉल्यूम आप सिर्फ गैस का गैस से ही रिलेट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, मोल किसी के भी से रिलेट कर लो। सॉलिड के मोल को गैस के मोल से, लिक्विड के मोल को लिक्विड के मोल से, लिक्विड के मोल को गैस के मोल से, गैस के मोल को लिक्विड के मोल से, कुछ भी कर लो। लेकिन वॉल्यूम से वॉल्यूम आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसका रिलेट कर सकते हो? गैस का रिलेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो वाटर कितना बनेगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता हूं। हाँ, आप मुझे मोल्स दे दो तो फिर मैं इसको कैलकुलेट करके बता सकता हूं। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत ही अच्छी बात। तो बढ़ते हैं आगे। इसलिए क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है। वहां आप गलती करोगे तो आपको चीजें दिखाई देगी। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आंसर दें फटाफट से, है ना। मैं तो तब अपना मुंह चला लेता हूं यार।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही ना? अरे मैंने म्यूट कर दिया था, है ना, मेरे मुंह चलाने की आवाज आती है आपको। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये तो आसान आसान है। अभी आ रही ना आवाज सब लोगों को? डी, चलिए देखते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2 एट 1 atm एंड 273 विल बी फाउंड व्हेन 0.01 मोल H2SO4। आपने इसका 0.01 मोल लिया है और ये एक्सेस में है, जितना मर्जी पड़े यूज कर लेना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपकी भावनाओं से खेल जाते हैं, रिएक्शन बैलेंस नहीं होती और आप सीधे सॉल्व करके आते हो। सबसे पहले अगर आपको एक रिएक्शन दी जाए क्वेश्चन में, तो चेक किया करो कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखो बैलेंस्ड है क्या? हाँ ये बैलेंस्ड है भाई साहब, बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है, तो हो गया। क्या बताना है? CO2 ना, एक से एक CO2 बन रहा है, 0.01 से कितना बनेगा? 0.01 मोल। तो देखो भैया ये आंसर तो गलत है। यह है CO2 के मोल्स। आपको CO2 का वॉल्यूम बताना है 1 atm और 273 पर, इंटू 22.4 कर दो, आंसर आएगा 0.224 लीटर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सी आ रहा है। चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, है ना। ये डेटा आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये 202 ग्राम हो गया। तो आपके पास 202 ग्राम KNO3 है। और देखो रिएक्शन उसने खुद बता दी है कि जैसे ही आप KNO3 को तोड़ोगे तो वो टूटकर क्या बनाएगा? KNO2 सॉलिड प्लस O2 गैस। रिएक्शन को आपको खुद को बैलेंस करना है। KNO3 भी सॉलिड ही होता है, तो इसको हीट करने पर ये दो चीजें मिल रही है। बैलेंस करो रिएक्शन को, तो ये हाफ O2 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? अभी आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि परसेंटेज लॉस इन मास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये लॉस इन मास का मतलब क्या है? सभी लोग ध्यान से देखें, मैं इसको आपको ना थोड़ा प्रैक्टिकली सिखाता हूं। तो ये मेरे पास एक वेइंग स्केल है, डिजिटल वेइंग स्केल। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है ये। यहां पर आपने एक कटोरी ली है, उसके अंदर आपने ये KNO3 डाल दिया। ध्यान से सुनना सभी लोग, KNO3 कितना डाल दिया? 202 ग्राम। ठीक है जी। और फिर आपने यहां पर आग लगा दी, मतलब इसको गर्म किया इंडक्शन से। आग लगाने का मतलब हीट किया। तो देखो शुरुआत में यहां की जो रीडिंग थी, क्या थी रीडिंग? वो थी 202 ग्राम। अब मेरी बात समझना, जैसे आप इसे हीट करोगे, ये जो KNO3 है ये टूटेगा किसमें? KNO2 सॉलिड में, और प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, है ना। तो देखो सॉलिड तो टूटकर यहीं गिर जाएगा वापस, लेकिन इस गैस को उड़ना आता है, ये उड़ जाएगी, है ना। तो जैसे आप इसे हीट करना शुरू करोगे, डब्बा खुला हुआ है, ऑक्सीजन गैस उड़ना शुरू करेगी। बताओ ऑक्सीजन गैस उड़ेगी तो ये मास फिक्स रहेगा या इसमें कमी आएगी? कमी आएगी ना। लगातार ये मास गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। फिर जब ये पूरा टूट जाएगा और सारी O2 उड़ चुकी होगी, मान लो उसके बाद ये 110 ग्राम पे आके रुक गया। ऐसे ही वैल्यू दे रहा हूं सिर्फ। अब इसकी रीडिंग फिक्स हो गई। तो ये रीडिंग जब फिक्स हो जाएगी, इसका मतलब अब और O2 रिलीज नहीं हो रही है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो देखो आपने शुरू किया था 202 ग्राम से, बचा कितना? मान लो 102 बचा, है ना, ऐसे लिखता हूं 102। तो बताओ कितने का लॉस हुआ? 100 ग्राम का। तो इनडायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए कि 100 ग्राम किसका मास है? ये मास ऑफ गैस है।
O2 गैस। कौन सी गैस? O2 गैस। बताओ क्या आप सब लोगों को चीज समझ में आती है? 16%, देखते हैं भाई 16% भी हो सकता है, मैं तो पहले आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। तो मेरी बात ध्यान से सुने, किसी भी रिएक्शन में अगर लॉस इन मास हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस इन मास, तो वो हमेशा गैसेस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? गैसेस की वजह से। आओ अब सीखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने मुझसे पहले सॉल्व कर दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो इसका मोलर मास निकालो, तो पोटेशियम होता है 39, नाइट्रोजन 14 और ये 48। तो 1 2 7 और 1 8 2 10, 101। ठीक है जी। तो 202 ग्राम इसका मास है, तो 202 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 101, आपके पास 2 मोल KNO3 है। अब साफ साफ दिख रहा है 1 से बनता है आधा, तो बताओ 2 से कितना बनेगा? आधा इंटू 2, यानी आपके पास ओवरऑल 1 मोल O2 बनेगी, और 1 मोल O2 का मास इंटू मोलर मास कर दो 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये लॉस इन मास है। क्या है? लॉस इन मास। टोटल 32 ग्राम का लॉस हुआ ऑक्सीजन की वजह से, और आपने शुरुआत कितने से की थी? 202 ग्राम से। तो बताओ परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे? कितने का लॉस हुआ? 32। शुरुआत में मास कितना था? 202 इंटू 100, तो अप्रोक्सीमेटली 200 मान लो, तो अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो वेरी गुड, 16% सबका आंसर सही है, 16 ग्राम गलत है। बट ये कंसेप्ट पे आपको फोकस करना होगा। कभी भी किसी रिएक्शन में अगर हीट करने पर लॉस इन मास हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस इन मास, तो वो किसकी वजह से होगा? उस रिएक्शन में बन रही गैसेस, क्योंकि गैसेस उड़ जाती हैं। क्लियर है सबको फंडा? चलिए बढ़ते हैं आगे और मूव करते हैं अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई लोगों का दर्द इसमें छुपा हुआ है, समझ में नहीं आता है क्यों यूज करते हैं लिमिटिंग एजेंट, काहे यूज करते हैं, है ना? डायलॉग और मारते हैं, ये दर्द खत्म काहे नहीं होता है बे, है ना? तो आज खत्म हो जाएगा ये दर्द लिमिटिंग रिएजेंट का। आओ सीखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक रिएक्शन ली थी, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और इनसे आपको क्या मिल रहा था? 2NH3 गैस। तो मैंने आपसे कहा था कि यहां पर 5 मोल N2 है। फिर मैंने आपसे पूछा बताओ इससे रिएक्ट करने के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए होगी? तो आप बोलोगे 1 के लिए 3, तो 5 के लिए कितनी चाहिए होगी? 15। कितनी चाहिए होगी? 15 चाहिए होगी। अब मैं 15 लूँ ही नहीं, मैं 15 से कम ले लूँ। समझ पा रहे हो? मैं बोल दूं कि इसका भी 5 मोल है, इसका भी 5 मोल है, मैंने दोनों का 5-5 मोल ले लिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट्स दिए हुए हों, क्या दिए हुए हों? जब आपके रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स हों, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। क्या चेक करना पड़ेगा? लिमिटिंग। कब चेक करते हैं? जब रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का मास, मोल्स, वॉल्यूम दिया गया हो, तो आप हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट चेक करोगे। क्यों? उसका कारण है क्योंकि आप समझो 1 मोल N2 के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। बताओ 5 मोल N2 के लिए हाइड्रोजन कितनी चाहिए होगी? 15 मोल। ओ भाई 15 मोल तो चाहिए, लेकिन आपके पास है कितने? सिर्फ 5 मोल, है ना? तो 5 मोल हाइड्रोजन तो पहले ही खत्म हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करो, ये चाहिए 15 मोल, पर जितना चाहिए आपके पास उससे कम है, तो ये हाइड्रोजन पहले ही खत्म हो जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो पहले ही खत्म हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट, या फिर द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड। कितना चाहिए था? 15 मोल, है कितना? 5 मोल। तो भाई साहब ये कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट है। पहली बात, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? मीर वाजिद पीओएसी में सिखा दूंगा, बाकी काम नहीं आती है। परसेंट प्योरिटी हम लोग करेंगे, परसेंट यील्ड, परसेंट प्योरिटी। यूडियोमेट्री नीट के सिलेबस में नहीं है, इवन परसेंट प्योरिटी भी नहीं है। सिर्फ एक बार परसेंट यील्ड का क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग कवर कर लेंगे उसको। खैर आगे बढ़े। पहली बात, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये समझ में आ गया। कब यूज करते हैं तो वो आप यहां पर लिख लो, सभी लोग नोट्स में लिख लें इस चीज को, कि व्हेन अमाउंट में सब आ गया, मास या फिर मोल्स या फिर वॉल्यूम ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट आर गिवन, 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर गिवन, then
यूज LR, तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो दूसरी बात। अब मुझे पता लग गया कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन LR है, तो देखो हाइड्रोजन पहले ही खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन खत्म हो गया तो रिएक्शन रुक गई। ये रिएक्शन सिर्फ तब तक चलेगी जब तक हाइड्रोजन जिंदा है। जैसे हाइड्रोजन मर गई, खत्म हो गई, रिएक्शन भी खत्म हो गई। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किसके बेसिस पर बनेगा? LR के बेसिस, क्योंकि रिएक्शन चल ही तब तक रही है जब तक आपके पास LR है। जैसे हाइड्रोजन खत्म हो गई, रिएक्शन रुक जाएगी। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्स्ट्रा बचेगा, इसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। तो इस रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन कुछ ना कुछ बच जाएगा, कितना अभी पता कर लेंगे, और अमोनिया कुछ ना कुछ बनेगा, कितना आओ पता करते हैं। तो भैया 3 मोल से अमोनिया 2 मोल बनना चाहिए था। अगर 3 से 2 बनना चाहिए था तो 1 से कितना बनता? 2/3। तो बताओ 5 से कितना बनेगा? इंटू 5 हो गया 10/3 मोल, तो आपको अमोनिया मिल जाना चाहिए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो LR के बेसिस पे बनेगा। तो आपको अगर बेसिस पर बनेगा, तो अगर आपकी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट का अमाउंट पता है तो LR पता करो, और जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे, मैंने नाइट्रोजन से बात नहीं की, मैंने किससे बात की? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन तू कितना अमोनिया बना सकता है? हाइड्रोजन ने बोला मैं 10/3 मोल बना सकता हूं, तो मैंने बोल दिया इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता, क्योंकि रिएक्शन खत्म हो चुकी होगी। रिएक्शन को ड्राइव कौन कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट। फिर आओ यहां, ये पूरा काम में तो नहीं आया, तो कुछ ना कुछ बचेगा। तो ये था 5 मोल। अब फिर पता करो, बताओ 3 के लिए कितना चाहिए? 1 के लिए कितना चाहिए? 1/3। तो बताओ 5 मोल के लिए कितना काम में आएगा? 5/3। तो 5 में से 5/3 गया, एलसीएम लो, 15 - 5 10/3 मोल N2 बच जाएगा। ये लो जी, ये हो गया आपका कंसेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट का। क्या होता है? वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। कब काम में लेते हैं? जब रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट दिए हुए हों, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि LR कौन है। सारे आंसर्स LR के बेसिस पर ही आएंगे। कितना बना? ये रहा, ये लिमिटिंग, तो ये एक्सेस, वो कितना बचेगा वो भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। पहले तो देखो कंसेप्ट समझ में आता है क्या? एक क्वेश्चन सबको समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन तो हम बहुत सारे करने वाले हैं, उन सबसे क्लियर हो जाएगा। बेसिक फंडामेंटल समझ में आता है क्या? हाँ जी सर आता है। चलिए आता है, तो अब हम सीखेंगे LR निकालना। स्टेप्स टू फाइंड LR। हम कैसे पता करेंगे कि LR कौन है? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। LR फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखोगे। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है। सेकंड में ये आपको रफ में करना है काम, रफ वर्क। रफ वर्क क्या है? डिवाइड मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लीस्ट वैल्यू विल गिव LR। आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैं समझाऊं इसका मतलब क्या है। तो अगले पेज पे चलते हैं। अरे अगले पेज पे तो क्वेश्चन आ गया बाबू, तो फिर एक खाली पेज चाहिए हमको। ये रहा, ये लो जी, आ जाओ। अरे नहीं यार, तुम बताओ, तुम तो जाओ। तो हमने अभी एक रिएक्शन लिखी थी N2। मेरी बात ध्यान से सुनना, जिन लोगों को आता है ना भागो मत, क्योंकि मैं आपको फंडामेंटल सिखा रहा हूं। आज नहीं तो कल आप उनमें गलती कर सकते हो, तो ध्यान से सुने। तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास 5 मोल N2 है और 5 मोल H2 है। अब आपको जो LR पता करने का काम करना है ना, वो साइड में करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे कर देंगे मोल्स डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट 1, 5 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 3। एक्चुअली मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप यहां करोगे ना तो आप इसी वैल्यू को यूज कर लोगे। हमें ये वैल्यू यूज नहीं करनी है। सो मेरी बात ध्यान से सुने, LR पता करने का काम या तो रफ में करें या फिर हवा में करें। हवा में 5/1, 5/3। तो देखो
5 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 5, 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 1.67। अरे ये छोटी वैल्यू है ना, तो हाइड्रोजन वाली जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। दैट मीन्स हाइड्रोजन ही क्या है, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है, हाइड्रोजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आता है? तो अब आप देखो, ये पता कर लिया, ये काम यहां नहीं करना। अब जो आपने LR पता किया उसको कर दो 0। कितना कर दो 0। चलो एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, ये तो हो ही गया ना, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लें। चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास है P4 प्लस 5O2 गिव्स P4O10, ठीक है। और मैंने लेट से इसके लिए है 6 मोल और इसके लिए है 4 मोल, और मुझे बताना है कितना P4O10 बनेगा, ठीक है। तो देखो साइड में ले चलो, 6 बाय 1 6 और 4 बाय 5 इज 0.8, छोटी वैल्यू। तो भैया इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जो है मेरा वो लिमिटिंग रिएजेंट है, दिखाई देता है सब लोगों को। अब अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑक्सीजन को कर दो 0, सही है। ये लिमिटिंग तो ये एक्सेस, डन। बताओ क्या होगा अगर ये 0, तो यहां देखो 5 से कितना बनता है 1, 1 से कितना बनेगा 1 बाय 5, तो 4 से कितना बनेगा इंटू 4, मुझे 4 बाय 5 मोल P4O10 मिलेगा। अब मान लो मैं आपसे इससे इसके मोल्स, अब एक स्टेप बढ़ाता हूँ, मोल्स निकाल लिए। मान लो मोल्स की जगह मैं आपसे मास पूछता हूँ, तो ठीक है, ये रहे मोल्स, इंटू इसका मोलर मास 284 कर दो, तो आपको इसका मास मिल जाएगा, खत्म। कोई मुझसे पूछे बताओ ये कितना बचा, अभी बता देता हूँ, वही 5 के लिए 1, 1 के लिए 1/5, तो 4 के लिए 4/5, 30 माइनस 4 इस 26/5 मोल। चाहो तो सॉल्व कर लो। अच्छा देखो एक और चीज सिखाता हूं, कई लोग इसको यूज नहीं करते होंगे कैलकुलेशन में। अगर आपको इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो मेरी ये ट्रिक यूज करना, कभी भी नीचे 5 आ जाए 50 आ जाए तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 26 2 जा 52 अपॉन 10 सीधा आ गया 5.2। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी आपकी। कभी भी डिनोमिनेटर में 5 आ जाए 50 आ जाए ना तो डिवाइड मत करना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाला डिजिट में 10 या 100 में बदल जाएगा और डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुने, चलो अगले पेज पे ले लेता हूं, उसको भी काम की चीज है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे बस। कभी कभी आपके सामने ऐसा केस हो सकता है, ऐसे मैं लिख दूं वापस से, यही रिएक्शन मेरी फेवरेट है, ये समझाने में बड़ा मजा आ जाता है इससे। 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि मैंने इसका लिया 3 मोल, है ना, और मैंने इसका लिया 9 मोल। बताओ LR कौन और अमोनिया कितनी बनेगी, कौन यहां पर LR है और अमोनिया कितनी फॉर्म होगी, यह आपको बताना है। बताओ भाई। H2LR, चलिए ध्यान से देखो, इसके मोल 3 है तो 3/1 इज 3, और इसके मोल 9 है, 9/3 इज ऑल्सो 3। अला जुड़वा, ये तो सेम आ गया, 3 और 3 सेम आ गया है, सेम, कोई LR नहीं है। कोई सुन रहा है मेरी बात, कोई LR नहीं है। जब डिवाइड करने पर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, या फिर थोड़ा सा ध्यान से देखो, बताओ इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखो, इनका मोल रेशियो 1:3 है, यहां देखो ये भी कितना है 1:3, इसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो इसके ऊपर ध्यान दें, नो रिएक्टेंट is LR and no
reactant will be left. Both will be completely consumed. बात समझ रहे हो मेरी? तो जब आपके दोनों रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में हो, या तो आपको ऐसे दिख जाए या डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो उसमें समझ जाना कि कोई एलआर नहीं है, दोनों के दोनों पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। मतलब अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। तो जब इसके 3 मोल हैं और इसके 9 मोल हैं, तो भैया ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में आ गए हैं। तो अब ये भी खत्म हो जाएगा 0, ये भी खत्म हो जाएगा 0। अभी आप बोलो सर प्रोडक्ट किससे बनाऊं? किसी से भी बना लो, सेम आएगा। देखो 1 से 2, 3 से कितना बनेगा? 6 मोल NH3। यहां देखो 3 का 2, 1 से कितना बनेगा? 2/3। तो बताओ 9 से कितना बनेगा? into 9, फिर से 6 मोल NH3। तो इस केस में आप प्रोडक्ट किसी से भी बना सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो बोथ एलआर नहीं होता है, नो एलआर होता है। कोई भी एलआर यहां पर नहीं है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई लोगों को नहीं आता है, इसलिए बता दिया है। बस एलआर में आपको इतना ही सीखना है। अब आपने ये सीख लिया, अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज का भाई लोग, वीडियो लोग, आज का थ्योरी पार्ट खत्म। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? क्वेश्चंस, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। मेरे वाले क्वेश्चन, नीट वाले क्वेश्चन, जेई वाले क्वेश्चन। तो तैयार हो जाएं? सभी लोग तैयार हैं तो फटाफट से एक एक अंगूठा दिखा दो, है ना, थम्स अप। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन को, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन को। रेडी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये रहा पहला क्वेश्चन। आंसर बताएं प्रतियोगिता। इनाम वो लास्ट में क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपन लास्ट में करेंगे। छोटे टॉपिक है ना, एक बार मोल पूरा पढ़ लें तो वो आपके लिए चुटकी बजाने वाला खेल हो जाएगा, तो उसको लास्ट में कर लेंगे। वाजिद पीओएसी होगा, प्योरिटी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप इतना जल्दी में क्यों हो? मेरे हिसाब से होगा, मैं ही करवाऊंगा, थोड़ा स्लो करवाऊंगा। पहले क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसको ठीक कर लो। आंसर बताओ। ठीक है, एक चीज बता दूं, फेथ रखें। क्या करवाना है मुझे पता है, कितना करवाना है मुझे पता है, आप सिर्फ चुपचाप काम करें, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे पता है कि क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, किस पे फोकस रखना है, किस पे नहीं रखना है, किस पे ज्यादा क्वेश्चन करवाने हैं, किस पे कम क्वेश्चन करवाने हैं। तो प्लीज आप सॉल्व करें, फॉलो करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। क्या करवाना है क्या नहीं वो मेरी चिंता है। हेलो भरत, वेलकम अबोर्ड। चलिए भाई, पहला आंसर आना शुरू हो गया। 5/4, 5, 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 4A plus 2B plus 3C gives A4 B2 C3। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू विवेक, थैंक यू। तो आपको सबके अलग अलग मोल दिए। 20 मोल लिया इस भाई ने A का, 12 मोल लिया है B का, और 15 मोल लिया है C का। LR कौन? तो 20/4 इस 5, 12/2 इस 6, एंड 15/3 इस 5। आइला दो दो LR आ गए। तो देखो ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक आ गए 4:3। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। आप किसी एक से आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो C को पकड़ लो। तो देखो 3 से कितना बन रहा है? 1 से बनेगा 1/3, तो 15 से कितना बनेगा? into 15, दैट इज 5 मोल। आप A से निकाल लो, वो भी आपको आंसर सेम मिलने वाला है। सही है। सो भैया 20 मोल गलत है, 20 मोल गलत है। B कितना बचेगा अपने को बताना नहीं था, सिर्फ प्रोडक्ट बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। विजनरी, कहां गलती कर दी आपने? 20 मोल नहीं होगा भाई, 5 मोल होगा। ध्यान देखो,
अभी स्पीड पे मत खेलो, एक और चीज सिखाता हूं, अभी एक्यूरेसी की बात करो। अभी हमारे पास टाइम है 2-3 महीने का। अभी आपका आंसर जल्दी नहीं आना चाहिए, पहले आपका आंसर सही आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर स्पीड आएगी, है ना। एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन। बी कितना बचेगा देख लो। 12 मोल था, 3 के लिए 2, 1 के लिए 2/3, तो 15 के लिए इंटू 15, 3 पंजे 15, 2 मोल बी बच जाएगा, 10 मोल काम में आएगा, ठीक है ना। 2 मोल बचेगा बी। क्वेश्चन सॉल्व करते ही लोग भागना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद नहीं है, जबकि सिलेक्शन तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होगा। वीएस एरा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जल्दी सॉल्व होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, सही सॉल्व होना इज इंपॉर्टेंट, है ना। क्वेश्चन का सही सॉल्व होना ज्यादा जरूरी है। यहीं रख दे इसको। चलिए, श्रीमंत का आंसर आ रहा है 48, सचिन का आ रहा है 2, कुंदन का आ रहा है 3 × 22.4। वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस बताना है एट STP। एक काम करो, STP है ना, तो इंटू 22.7 करना होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर अब एग्जाम में STP आता है और कुछ नहीं दिया है तो आप 22.7 लेकर चलोगे, ठीक है। कुछ लोगों ने 22.4 से कर दिया है। सबसे पहले चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है। हाँ जी बैलेंस्ड है। क्या कह रहा है, 3 मोल Na2CO3 है, ओके, और 6 मोल HCl है। अरे अरे देखो 1:2, 1:2, अरे ये तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में आ गया भाई। किस में आ गया है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में आ गया तो क्या करें, तो कोई भी खत्म हो जाएंगे दोनों, ये भी खत्म ये भी खत्म, किसी भी एक से आंसर निकाल लो। बताना क्या है, CO2 का वॉल्यूम। तो देखो 1 से बन रहा है 1, 3 मोल से CO2 बनेगा 3 मोल। और क्योंकि आपको इसका वॉल्यूम निकालना है STP पर, तो बताओ मोल्स से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, हाँ, इंटू 22.7। अभी देखो मैंने 22.7 के यूज किया है क्योंकि इसने STP दिया है। अगर ये 1 ATM 273 बोलता तो मैं 22.4 से आंसर निकाल लेता। तो देख लो 68.1 लीटर्स इसका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए कर लेना सॉल्व जिनका भी है। हेलो अनुराग, हेलो। आओ बढ़ते हैं अगले। ओह, नीट 2014 का क्वेश्चन आ गया भाई, नीट 2014 का क्वेश्चन। इसका आंसर तो लोग फटाफट सॉल्व कर देंगे चुटकी बजा के। 88.1 नहीं था, 68.1 लिखने में गलत लिख दिया आपने। मंतशा, अथर्व, 68.1 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, अगले का आंसर बताओ। 67.2 भी सही लेके चल रहे हैं क्योंकि आपने 22.4 से कर दिया है। बट आप ध्यान रखना, अगर STP आएगा तो हम लोग 22.7 वाली वैल्यू यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट, चलिए विवेक का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी, किसी का आंसर आ जाए आप मत रुकना। कई बार लोग क्या होता है, आंसर आ गया चलो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, नहीं, गलत बात है। किसी और का आंसर आने का मतलब ये नहीं कि आपका आंसर आ गया है। जब तक आपका आंसर नहीं आया तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करो, छोड़ने का नहीं, ठीक है ना। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, जब तक आपका आंसर नहीं आता है तब तक आपको उसे सॉल्व करना है। चलिए ए, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है 1 मोल, देख लेते हैं। तो आपके पास H2 गैस है, आपने उसको मिक्स किया है Cl2 गैस के साथ और उससे आपको मिल रहा है HCl, ठीक है जी। तो क्या है आपके पास है
22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है और 11.2 लीटर Cl2 है। अभी देखो, आप चाहो तो इनके मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको मोल्स ही बताने हैं, तो एक काम करो, मोल्स निकाल लो। और देखो उसने अलग से बता दिया 1 ATM-273, तो ये गैस है, डिवाइड बाय 22.4, आपके पास HCl का 1 मोल है। 11.2 लीटर Cl2 डिवाइड बाय 22.4, आपके पास इसका 0.5 मोल है। और देखो ये रिएक्शन चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि Cl2 Lr है? तो आपका Cl2 Lr है, तो इसको खत्म कर दो, 0, 1 का 2 तो 0.5 से कितना बनेगा, 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 मोल। चलिए, तो किसी ने भी अरे रे बोलते गलत लिख दिया भाई, कई लोग का आंसर सी आ रहा है। इनाम, निरंजन, क्या कर रहे हो भाई, ऐसे करोगे क्या? लोग नाक कटवाते हैं, तुम तो पकड़ के छील रहे हो। इसी जल्दबाजी मत मचो, दिक्कत हो जाता है, आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए भाई, 1998 की बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT में। सभी लोग सोच समझ के आंसर दें। आपका एक सॉरी बहुत भारी पड़ सकता है आपको, जिनको आप सिली मिस्टेक बोलते हो ना, ये वो सिली मिस्टेक ही है, ये आप एग्जाम में भी करोगे, वो नहीं करना है, ठीक है। सतर्क रहें, सावधान रहें और पढ़ते रहे केमिस्ट्री मेरे साथ, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे गलती नहीं करने का। हेलो आशी, हेलो शिव कुमार, एक कैसे आया, देखो कैसे आया, रिएक्शन लिखी, बताओ 1 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल। अगर 1 से 2 बनेगा तो 0.5 से कितना बनेगा, 0.5 इंटू 2, क्योंकि LR ये है, आंसर इसके बेसिस पर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर 4th, सीमंत का 4th आ गया, बाकी लोग भी सॉल्व करें। बाकी लोग भी आंसर दें फटाफट से। ए, क्वेश्चन में अमोनिया का कितना दिया है, अरे यार ये मिसप्रिंट हो गया भाई, आई एम वेरी वेरी सॉरी, इसमें ये मिसप्रिंट हो चुका है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। चलो फिर इसको अभी तो कुछ भी ले लो यार, एक बार के लिए 2 मोल ले लो, चलो एक बार 2 मोल ले लेते हैं, उससे कर लेते हैं, उसके हिसाब से बता दो, है ना, मिसप्रिंट हो रखा है, देखो डेटा नहीं है आंसर आ रहा है। बहुत ही तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ, क्वेश्चन में डेटा नहीं है बट आंसर सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। इतना टैलेंट कहाँ से लाते हो भाई, हमको भी सिखा दो, है ना। 1 मोल पता नहीं कितना है, अपन 2 मोल के हिसाब से कर लेते हैं। तो देखो रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2, बाकी सब गैस है, वाटर लिक्विड है, ठीक है जी। तो देखो 2 मोल, इसका 1 मोल, तो निकालो 2/4 इज 0.5 और 1/5 इज 0.2, तो यहां पर O2 अपना LR हो गया। सो ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, इस डेटा के हिसाब से फर्स्ट आंसर होगा A, ठीक है ना, D नहीं होगा। ओके, अच्छा मुझे एक और चीज पूछनी थी आपसे, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। क्या कोई मुझे बता सकता है इससे कितना H2O बनेगा, कितना मोल बनेगा, बता सकता हूं या फिर नहीं, बता सकता हूं या फिर नहीं कि कितना मोल वाटर बनेगा। अब यहां पे कुछ लोग वही चीज चिपका देंगे, नहीं बता सकते सर क्योंकि वो तो लिक्विड है। अरे भाई मोल तो किसी का बता सकते हो, वॉल्यूम नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते, वॉल्यूम, तो मोल है। तो देखो 5 से कितना बना, 6, 1 से कितना बनेगा, 6/5, दैट इज 1.2 मोल, ऐसे लिख देता हूं वापस, 1.2 मोल। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, है ना। कई लोग देखो आ गया ना आंसर, नो सर नहीं बता सकते हैं, फंस गए तुम, फंस गए, बता सकते हो। मैंने क्या बोला था, मोल से मोल, गैस से लिक्विड का, गैस से सॉलिड का, लिक्विड से सॉलिड का, मोल से मोल आप किसी से किसी का भी रिलेट कर सकते हो, वॉल्यूम रिलेट नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं।
वॉल्यूम और प्रेशर आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गैस से गैस का रिलेट कर सकते हो। आई बात समझ में? इसलिए भावनाओं में ना बहें, थोड़ा दिमाग चलाएं, दिल से नहीं दिमाग से काम ले। नीट 2019 का क्वेश्चन, नीट 2019 का क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व किया जाए, फिर लेवल अप करेंगे। अरे आशी, थैंक यू वेरी मच। आई होप बढ़िया से आप परफॉर्म करें और अब आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करें, आपको मजा आने वाला है। उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पर। मतलब ये गारंटी है, दिस विल बी द मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट बेनिफिशियल कोर्स आप लोगों के लिए। इससे बेटर कोर्स आपको मिल ही नहीं सकता, चाहे कितने ही पैसे भर लो आप, कहीं से भी चले जाओ। इससे बेटर क्वालिटी, इससे बेटर कंटेंट और क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। मैं कह रहा हूँ ना, एंड में आपको मज़ा नहीं आ जाए तो मुझसे बोलना कि वाह सर मज़ा आ गया, मतलब खुद बोलोगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप भी बोलोगे, ये मेरी गारंटी है आपको, है ना। टेंशन मत लो। आप किसी भी लेवल पर बैठे हो, आपने मेरे साथ ये कोर्स कंप्लीट किया केमिस्ट्री में, तो आप फोड़ के आओगे, कोई बड़ी बात नहीं। लगे रहना लास्ट तक। ऐसा नहीं एक क्लास कर रहे हैं, 2 क्लास कर रहे हैं, फिर गायब हो गए, वो नहीं करना है आप लोगों को। 30 मोल्स, फोर्थ आंसर आ रहा है सभी लोगों का। चलिए देख लेते हैं। हेबर्स प्रोसेस आप सभी जानते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाने वाले हैं? 2NH3 बनाने वाले हैं। कितने मोल है? 20 मोल अमोनिया बनानी है। हाल तो बहुत ही आसान है। देखो रेशियो देखो, 2 3 1, 2 के लिए 3 तो 20 के लिए 30। और नाइट्रोजन कितनी चाहिए होगी? 10। अगर नाइट्रोजन पूछे तो पूछी क्या है? हाइड्रोजन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ समृत, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाऊंगा और यहां पर ऑर्गेनिक भी होगी। कोशिश तो करूंगा मैं ही पढ़ा दूं, बट मैं नहीं पढ़ा पाया तो आपकी ऑर्गेनिक तो होगी और इसी तरीके से होगी। ठीक है, चलिए भाई एम्स पे चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। थोड़ा दिल्ली से क्वेश्चन लाया गया आपके लिए। थैंक यू साहिल शफी। हाँ बिल्कुल ऐशा, सब कुछ जीरो से पढ़ा रहा हूं मैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, आप इनसे पूछो। हर एक चीज का फंडामेंटल बता रहा हूं। इवन आपने जब जीरो से पढ़ा होगा तब भी शायद कई चीजें स्किप कर दी होंगी, वो भी यहाँ पे कवर करवाई जा रही है। सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ मैं आपको, मैं कमियों पे बहुत फोकस करता हूँ। आप जहाँ जहाँ गलतियाँ करते हो ना, पिन पॉइंट्स जो आप नहीं देख पाते हो इन जनरल, उन पे मैं बहुत काम करता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। उन्हीं को फंडामेंटल्स बोलते हैं। आप कहीं कितना भी पढ़ लो, पढ़ो, फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होंगे ना, आप कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे। अभी ये क्वेश्चन आपके लिए यूँ हो जाएंगे सब, आप प्रैक्टिस करना। हाँ अथर्व, कल भी क्लास है, सेम टाइम 7:30। मनीष, आज मैं डीपीपी शेयर कर दूंगा कि आज मैंने इतना पढ़ा दिया कि मैं आपको अच्छी सी एक डीपीपी बना के दे सकूं। तो आज रात तक आपके पास डीपीपी शेयर हो जाएगी, है ना। फोर्थ, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है, अब देखो यहां रिएक्शन भी आपको खुद लिखनी है, बस कई लोग इसमें गलती कर देते हैं, और प्रोडक्ट भी आपको खुद ही बनाना है। तो उसने एक प्रोडक्ट तो बना दिया है, BA3PO4 होल ट्वाइस। तो इन्हें हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज या डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। बेरियम चला गया फॉस्फेट के साथ, सोडियम जाएगा क्लोरीन के साथ, तो साथ में बनेगा NaCl। यहां से बैलेंस करो, 3 बैरियम तो 3 बैरियम, 2 फॉस्फेट तो 2 फॉस्फेट, बैलेंस करने के लिए 6 NaCl बन जाएगा। सही है। अब आप लिखो किसके कितने कितने मोल दिए हैं। इसका दिया है 0.5 मोल और इसका दिया है 0.2 मोल। तो ध्यान से देखें, साइड में जाएं, 0.5 डिवाइडेड बाय 3 इज 0.167 एंड 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.1। तो देखो ये छोटी वैल्यू है, 0.167 0.1 से बड़ा है, तो ये मेरा LR है, ये LR, तो ये खत्म। अब रिएक्शन की शक्ल देखो, 2 से कितना बन रहा है? 1, 2 से बन रहा है 1, तो 0.2 से कितना बनेगा? 0.1, एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। सही है। चलिए अब चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो शायद आज तक आपने कभी सॉल्व नहीं किए हैं। ये तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सॉल्व कर ही लिए होंगे। जेईई मेन के क्वेश्चन वो जो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये हमने कर लिया था, लास्ट क्लास किया था क्या? नहीं किया था। हाँ भाई, इसका आंसर बताएं आप लोग। अब देखते हैं असली
टेस्ट अब शुरू हुआ है, लेट अस सी। मेरा टेस्ट है ये, आपका नहीं है, मेरा, कि मैंने पढ़ाया है वो आपको आया है नहीं। अगर आप जेईई मेन के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो मैंने आपको सही पढ़ाया है, कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। तो मेरी नाक रगड़ना मत, ठीक है ना, कटने की बात नहीं, छिलनी नहीं चाहिए नाक मेरी। बताओ, अरे वाह सुधांशु, कैसे हो आप? थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन, लव एंड सपोर्ट। ठीक है, हाँ, कोर्स देखो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें अगर आप पढ़ोगे नहीं मतलब टाइम से, तो बैलेंस कैसे करें, एक बार आप रेटा खुद से करो। इथेन क्या होता है सोचो, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, बुक या नोट से भी कर सकते हो, बट फिर भी एथेन सबको पता होता है ना। वॉइस बहुत लो है यार, आप एक बार अपना डिवाइस चेक कर लो। आवाज़ तो मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, मेरी आवाज़ तो कम शायद किसी और वजह से हो सकती है ना। सत्यम जरूरत नहीं है, अभी आप यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से करो आराम से, बढ़िया। चलिए मैं रिएक्शन लिखवाता हूं। ईथेन सभी जानते हैं, ईथेन इज C2H6। अभी जब मैं पढ़ा रहा था, जब भी मेरा डिस्कशन हुआ था, C1 से C5 तक के कार्बन क्या होते हैं, गैस। तो प्लस इसको जलाना है, कंबस्टन का मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाना, क्या क्या बनेगा, CO2 गैस। अरे गांव वालों ये तो बता दो, वाटर कैसा बनने वाला है, लिक्विड या गैस, जल्दी बताओ, लिक्विड या गैस? बंदी है गैस वाला, बंदी है गैस वाला। अमित प्लीज रिप्लाई मेरा आंसर, व्हाट इज आपका क्वेश्चन अमित? एक बार डिटेल कोर्स आपके पर मिल जाएगा नहीं अमित? अगर आप 11th में हो तो यार अभी हमने 11th का कोई नया कोर्स लॉन्च नहीं किया था, ठीक है, बट हाँ आने वाले सेशन में हम लोग लॉन्च करेंगे, तो अभी 11th का कोर्स नहीं है। बिल्कुल अनुराग, ऑर्गेनिक मैं ही टीच करूंगा, आप टेंशन ना लें। लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड, रूम टेम्परेचर, लिक्विड गैस गैस। ये गैस वाले कौन है भाई? इतना गैस क्यों बन रहा है आप लोगों को? कुछ लेते क्यों नहीं है? गैस बनाने का बहुत शौक है। पद्मावत देख कर आए हो क्या? बनती है गैस वाला, लिक्विड बनाओ, रूम टेम्परेचर है, कुछ नहीं दिया है, टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम रूम टेम्परेचर मान के चलेंगे। और वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड फॉर्म में। तेजल बेसिक्स क्लियर होंगे, आप आराम से पढ़ो। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं किया है तो उसको कवर कर लेना कल आने से पहले। ये 2 चैप्टर कवर कर लो, 2 लेक्चर कवर कर लो, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। ये सब कुछ मैंने सिखाया है, आप शायद लेट आए हो। तो देखो 2 कार्बन 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, बैलेंस है। अब बोल रहा है अगर मैं 3 ग्राम इथेन जलाऊं, तो देखो इसका मास है 3 ग्राम, इसका मोलर मास निकालो, 24 + 6 30 ग्राम। तो आपके पास इसके 0.1 मोल है, ठीक है। तो 0.1 मोल से वाटर कितना बनेगा? 1 से बन रहा है 3। देखो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, 4 और 3 7, तो यहां 7/2 लिख सकते हो, और जरूरत नहीं है। 1 से बन रहा है 3, 0.1 से कितना बनेगा? 0.3 मोल वाटर। यहां तक पहुंच गए? यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अरे वाह अवनीश, वेरी गुड, वेलकम। चलिए अब यह 0.3 मोल है। आपको क्या बताना है? क्वेश्चन पे फोकस करो, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बताओ मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इनटू Na। तो 0.3 × 6 × 10⁻23, तो ये आ जाएगा 1.8 × 10⁻23। इस पॉइंट को गायब करो तो बन जाएगा 18 × 10⁻22। तो देखिए भाई बहुत सारे लोगों का आंसर 18 आ रहा था, मुझे गर्व है आप लोगों पर। बिल्कुल सही आंसर है 18, वेरी गुड। तो अब आप देखें, आपको कंसेप्ट आता था, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है 2021 का, बहुत पुराना भी नहीं है, आराम से आपने सॉल्व कर दिया है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? फंडामेंटल एंड कंसेप्ट। अभी मैं ऐसा इस कंसेप्ट का क्वेश्चन जेईई एडवांस का दूंगा ना, तो आप वो भी कर दोगे, सिर्फ वो लैंग्वेज को थोड़ा बहुत घुमाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेन 2019 का। ये भी आप बताओगे, सही बताओगे, मुझे पता है। तो शायद यार मैंने देखा नहीं सबसे पहले किसने आंसर दिया। 18 लिक्विड से भी पहले आ गया। हाँ, तुषार का आंसर ही सबसे पहले, नहीं समद का आया था सबसे पहले, उससे पहले तेजल, लक्की, साहिल, सत्यम बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया था भाई पहले ही 18। बट वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो चैलेंज दिया था वो सही हुआ। चलिए वापस से एक और आंसर। आंसर आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगता है मेरी मेहनत सही जा रही है। बिल्कुल सुधांशु, थैंक यू वेरी मच, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो मैं खुद भी कह रहा हूं। सेवन बाई टू कैसे आ रिटा? देखो ना, यहां ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, यहां कितने ऑक्सीजन है? 2 2 जा 4 प्लस 3 7। अब यहां पहले से 2 है, अगर मैं इसको 7 कर देता तो ये 14 हो जाता, पर मुझे तो 14 चाहिए नहीं, मुझे तो 7 चाहिए। तो 14 का आधा कितना होता है? 7। तो टोटल मिला के 14 हो रहे हैं। अब अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 ऑक्सीजन इधर, 7 ऑक्सीजन इधर, बैलेंस किया है अपन ने। चलिए भाई, इसका आंसर ए आ रहा है, बहुत सारे लोगों का ए, मैक्सिमम लोगों का आंसर ए आ रहा है, तो ए आंसर होगा। देख लो किस में डाई हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट कहां है? तो भाई N2 प्लस 3H2। ए ऑप्शन में 56/28 नाइट्रोजन का मोलर मास 28 है, तो 56/28 2 मोल तो नाइट्रोजन हो गया, और 10 बाय हाइड्रोजन का मोलर मास है 2, 5 मोल। अब देखो 2/1 है ना, और 5/3 1.67। हाँ, हाइड्रोजन यहां Lr है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वैसे कई बात है ना, जिनमें ऑप्शन चेक करना होता है उनमें मोस्टली ए या डी आंसर होता है, तो सबसे पहले ए और डी को ही चेक किया करो। तो कम मत मार देना कि सर ने बोला था जिनमें ऑप्शन चेक करना था ए या डी आंसर होता, तो ए मार दूं या डी मार दूं। नहीं नहीं, चेक ए और डी को सबसे पहले करना है, बी और सी भी हो सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है इस चीज की। चलिए बहुत ही बढ़िया, आंसर आ गया है। चले क्या अगले क्वेश्चन पे? नहीं, ये अगला क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर। चलिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है? वैसे समय हो गया है क्या? हाँ, समय होने वाला है, चलो कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम बात कर रहे हैं मास परसेंट की, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। तो जैसे इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। देखो मेरे पास है CH4, क्या है? CH4। रेटा बैलेंसिंग वगैरह सब सीख लेंगे अपन लोग यहीं पर, आप चिंता मत करो, बैलेंसिंग भी बहुत बड़ा काम नहीं, यूज करते करते आ जाएगा आपको। क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बार सिखाने पे नहीं आता। अभी ये CH4 है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे ना इस CH4 में मास परसेंट ऑफ कार्बन बताओ, तो बताओ आप कैसे बताओगे? है ना, कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा, फॉर्मूला आप खुद बनाओगे अभी। तो आप क्या बोलोगे कि यार इसमें कितना कार्बन है? 1। बताओ एक कार्बन का मास कितना होगा? 12। सही है। और इस पूरे कंपाउंड का मास कितना होगा? 12 + 4 16 × 100। ये आ गया परसेंटेज ऑफ कार्बन। मैं आपसे बोलूं मुझे इस कंपाउंड में मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो आप बोलोगे इसमें कितना हाइड्रोजन है? 4। एक हाइड्रोजन का मास 1 डिवाइड बाय कंपाउंड का मास 16 × 100। यही करोगे ना? तो बस यही करना है। तो आप चाहो तो इसको फॉर्मूले की तरह रट सकते हो, बट जरूरत नहीं है। मास परसेंट ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास, तो मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो ये चीज ना जब आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, जहां पे डूमास मेथड, जेल्डाल, वहां पे काम में आएगी आपके, डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। कंपाउंड और इनटू क्या कर दोगे? 100। ठीक है,
जैसे मैं आपसे बोलूं H2SO4, बताओ H2SO4 में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? कुछ नहीं बोला है, सिर्फ परसेंटेज बोला है, तो हम उसे परसेंटेज बाय मास मानकर चलेंगे। बताओ इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? जल्दी बताओ। है ना, तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का मास तो 4 × 16 डिवाइड बाय इस कंपाउंड का मोलर मास, वो आता है 98 × 100, और ये सॉल्व हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है जी सर, परसेंटेज निकालना आ गया। अब अगर आपको परसेंटेज निकालना आ गया ना, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लैंग्वेज पे फोकस करना होता है। ठीक है, अभी जैसे एक क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊँ ऐसे ही नॉर्मल वाला, इसको तो मैं हटा रहा हूँ, अभी सिखाना था आपको बस, है ना। तो मैं आपसे कहता हूँ एक क्वेश्चन कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन a compound whose one molecule contains 5 carbon atoms is 60%. What will be its molecular mass? चलिए जी, पहले क्वेश्चन दे बताएं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। मैं बोल देता हूं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड हुज वन मॉलिक्यूल कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स इज 60%. व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर मास? ये आपको बताना है। अथर्व पेपर का लेवल वही रहने वाला है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, खत्म थोड़ी हुआ है। वो तो कुछ चैप्टर्स कम हो गए तो उनकी जगह दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाएगा, लेवल तो वही रहेगा, आप चिंता मत करो। हर पेपर के 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर किसी से सॉल्व ना हो। बाकी क्वेश्चन 20-30%, 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ा उनसे आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो 40% पेपर इजी रहता है, बाकी का 30% मीडियम रहता है, 10% डिफिकल्ट बनाया जाता है, मतलब 10-20% के आसपास का। ठीक है, तो अभी उस पर दिमाग मत लगाओ, अभी आप अपने फंडामेंटल्स और कंसेप्ट पे फोकस करो। 100 ग्राम आ रहा है बहुत सारे लोगों का आंसर। चलिए ठीक है, तो देखो आपको इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया है 60। ठीक है, अब मुझे निकालना है मास ऑफ कार्बन। तो वो बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का मास 5 × 12 अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास × 100। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 100 आ गया, और यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सही है, समझ में आता है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखें ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, तो पहले मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये कह रहा है इंसुलिन है। अब इंसुलिन का क्या आप जानते हो इंसुलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? कोई जानता है इंसुलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? नहीं, मैं भी नहीं जानता, जरूरत भी नहीं है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए इंसुलिन के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि इस इंसुलिन के अंदर सल्फर का अगर आप परसेंटेज निकालो तो वो है 3.2। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट वुड बी, सब कुछ छुपा है यहां। और ये क्वेश्चन पहले शायद एम्स या एआईपीएमटी में पूछ चुका है ये। ठीक है, अंकिता, ग्राम एटम और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं। आप सभी लोग सुन लें इस चीज को। अच्छा, अंकिता ने पूछ लिया, इसको भी आप अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब है मोल्स ऑफ एटम्स। मैंने बोला 5 ग्राम एटम्स मतलब 5 मोल। 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन मान लो मैंने बोला, तो मतलब मेरे पास 5 मोल नाइट्रोजन एटम्स हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स भी मोल्स के बराबर ही होते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना। अरे वाह, इंसुलिन का फॉर्मूला आपको पता है? खैर उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, 1000 इज करेक्ट आंसर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है मिनिमम मॉलिक्यूल, तो मिनिमम इस कंपाउंड में सल्फर है
ये बोलने के लिए इसके एक मॉलिक्यूल में बताओ मिनिमम कितने सल्फर होने चाहिए? एक। अब गिरा से गिरा एक सल्फर तो होगा इसमें, तभी तो बोलूंगा सल्फर है। मैंने बोला इसमें सल्फर है और इसमें सल्फर का एक भी एटम नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। आधा एटम हो नहीं सकता, 0.2 एटम हो नहीं सकता। एटम या तो एक होगा या दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे। तो इस कंपाउंड में सल्फर है, ये बोलने के लिए आपको कम से कम सल्फर का एक एटम होना चाहिए। तो मिनिमम के लिए हम सल्फर का एक एटम मान लेंगे और उस एक एटम का मास होगा 32 मोलर मास इंटू m इंटू 100। आंसर आ गया 1000। तो छोटा सा कंसेप्ट है, बाय चांस कभी डेटा बदल के दोबारा रिपीट हो जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। निरंजन एक नहीं 1000। सर मेरा पेपर 2 वीक्स पहले ब्रेन है मेरी वजह से नहीं। ओह सॉरी यार राज, थोड़ा अपने आप को संभालो, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऊपर से लिखा हुआ है, लेकिन शायद उनकी इच्छा होगी कि आप आगे जाके अच्छा करें, तो आप अपने पापा को खुश करने के लिए अब अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। मैं समझ सकता हूँ टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा, धीरे धीरे आपको इस अपने आप को मजबूत बनाओ मेंटली भी, कि अब आपको इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि दुनिया की अब कोई भी चीज़ उनको वापस नहीं ला सकती, लेकिन आप सेलेक्ट होकर उनको खुशी दे सकते हो, उसके ऊपर फोकस करो, है ना। मैं समझ सकता हूँ दुख की बात है बहुत, हम लोग मतलब आपको सिर्फ कंसोल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। आपको चीज़ों को बदलना होगा, थोड़ा आगे बढ़ना होगा। सॉरी यार मेरे पास इसके अलावा कोई शब्द भी नहीं है इसके अंदर। हाँ स्काई क्लासेस आ सकता है, आप अपनी ना एग्ज़ाम उसके ऊपर फोकस करो, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर उस पर काम करो। वैसे मैं कल जेई वालों के लिए एक सेशन रखने वाला हूँ कि क्या अब आपको करना है क्या नहीं करना अगले 5-6 दिनों के लिए, है ना। तो कल रात को अपन सेशन रखेंगे, उसमें डिस्कस करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे के आसपास सेशन रखूँगा, तो वहाँ अपन लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, 10 या 11 बजे के आसपास। चलिए ये सिखा दिया, ये क्वेश्चन इसका आंसर दे दो, बाकी क्वेश्चंस फिर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे आपके 2 और, ठीक है। ये एक क्वेश्चन इसका आंसर दे दो, फिर आज के सेशन को एंड करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। टॉनी अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो सबसे पहले कैलकुलेटर को यूज करना बंद कर दो। हाँ इनाम बिल्कुल अपन रख लेंगे। वैसे कल का सेशन अपन डिस्कशन सेशन भी रखेंगे शुरुआत में, मैं आपको आज डीपीपी भेजूंगा, उसको सॉल्व करेंगे, तो उसको अपन लोग डिस्कस भी करेंगे। और बिल्कुल आप लोग सजेस्ट किया कीजिए कि हम लोग और कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जोगिंदर ये खत्म होगा अप्रैल तक, मतलब मिड अप्रैल 10 अप्रैल के आसपास तक मैं खत्म करूंगा इसको। एलआर प्रेशर बता दो सर। एलआर प्रेशर क्या है लवकुश, समझा नहीं। एलआर फिर से बता दूं ये बोल रहे हो क्या? सुबह 6 बजे सोते हो क्या स्काई? आप चेंज कर दो शेड्यूल को, आपको 9 से 12 और 3 से 6 जागना ही जागना है। वीएस एरा कोई बात नहीं, पहली बार सीखने में टाइम लगता है, अब आप प्रैक्टिस जरूर करो, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो, फिर उसके बाद नए क्वेश्चन करना। जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया उन्हीं को दोबारा करो, दोबारा करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी क्या यूज करना है कब करना है, फिर उसको आप कर पाओगे अच्छे से। लवकुश प्रेशर वाला केस अपन आगे यूज करेंगे तब सिखाऊंगा, अभी परेशान मत हो, अभी मोल से करना सीखो, वो अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में और आगे जाके काम मिलेंगे, तो अभी लोड मत लो उसका, ठीक है ना। मैं सिखा दूंगा आपको, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन ले लेंगे उसका, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है तो मैं ले लूंगा, आप टेंशन मत लो, अभी आप सॉल्व करो। 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है पवन, बिल्कुल सही आंसर है आपका। देखो फिर से ध्यान सुनना, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसमें सब कुछ लैंग्वेज के अंदर है। .XH2O, तो ये सॉलिड होता है, वॉशिंग सोडा एक तरह से। इसको हीट करोगे तो ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि इससे पानी बाहर निकल जाएगा। तो जो पानी है वो XH2O गैस की फॉर्म में बाहर निकलता है, हीट करो स्ट्रॉन्ग हीट। तो देखो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि किसी भी रिएक्शन में जो लॉस इन मास होता है वो किसकी वजह से होता है? गैसेस की वजह से।
सुमन सर अभी आप फेब तक कोटा में रहेंगे? सुमन मैं तो कोटा ही रहता हूँ, मैं तो पूरे साल कोटा ही रहूँगा है ना, फेब की बात नहीं है, तो पूरे साल ही कोटा रहूँगा, आप कभी मिल लेना। तो बेसिकली यही लॉस इन मास है, और लॉस इन मास उसने कितना दिया है? 63%। तो लैंग्वेज को डिकोड करो, इसका मतलब कवि ये कहना चाहता है, कवि मतलब जिसने क्वेश्चन बनाया, मैं उसे कवि बोलता हूं, तो कवि यहां पर क्या कहना चाहता है कि भैया इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ वाटर भी कितना होगा? 63%। बस ये दिखना आना चाहिए आपको। लॉस किसकी वजह से होगा? जो वाटर गैसियस फॉर्म में बनेगा। तो लॉस अगर 63% हुआ है, दैट मीन्स इस कंपाउंड में वाटर भी 63% ही रहा होगा। ये हमने लैंग्वेज को डिकोड कर लिया है। अब बताओ इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? मास ऑफ वाटर, तो x इंटू 18 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, आप जोड़ना, ये आएगा 106, तो 106 प्लस 18x इंटू 100। यहां से सॉल्व कर लें, आपको x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 मिल जाएगी। सॉल्व करके देख लेना, नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास और डिस्कस कर लेंगे। नहीं सुमन, मैं फेब में तो कहीं बाहर नहीं जा रहा, अभी थोड़े दिनों 3-4 दिन के बाद जाऊंगा, वो मैं आपको अनाउंस करके जाऊंगा, ठीक है, बता के जाऊंगा कि कितने दिन के लिए जा रहा हूँ। आई होप आप लोग सभी पेशेंस रखेंगे, जब मैं वापस आऊँगा तो वापस भी पढ़ोगे आके, ठीक है ना। चलिए, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। इन क्वेश्चंस की एक बार आप दोबारा प्रैक्टिस करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं अदरवाइज। और पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, हाईलाइट भी हो रखा है कमेंट सेक्शन के अंदर, आप उसे ज्वाइन कर लें। अभी इसके जस्ट बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा सॉल्व करें, और जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं उन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से सॉल्व करें। ये क्वेश्चन एम्स 2002 का है, ये आपको सॉल्व करना है। एक ये क्वेश्चन है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों को पीओसी सीखनी है, वो सिखाऊंगा। उसके बाद मूव करेंगे टुवर्ड्स कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, परसेंट, पीपीएम, पीपीबी। इनमें आपको बहुत दिक्कत आती है ना, अगला लेक्चर जरूर करें, दिक्कत खत्म हो जाएगी। जैसे आई होप कई लोगों की एलआर की दिक्कत खत्म हो गई होगी, अब आप तमीज से क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप और अच्छे चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अरे वाह, वेरी गुड सुमन, आपने आईआईटी जैम विद 306 क्वालिफाई किया। ऑल्दो मैं आईआईटी जैम के लिए पढ़ाता नहीं हूँ, बट हाँ कंटेंट सेम है, जो जेई का कंटेंट है वही जैम का कंटेंट है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको पार्टी देने आना पड़ेगा कोटा। अच्छा, तभी आप फरवरी में कोटा आने का प्लान कर रहे हो। चलिए, वीएसआरए थैंक यू वेरी मच, और बने रहें साथ में, बढ़िया से अपन लोग करेंगे। कश्मीर आए सर, स्वैग से स्वागत करेंगे। अरे बिल्कुल इनाम, कश्मीर आऊँगा मैं, कश्मीर आने का बहुत बन रहा है हमारा, हर बार कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इस साल 2024 में कश्मीर का एक चक्कर तो मैं ज़रूर लगाऊंगा ही लगाऊंगा। इस बार आते, लेकिन शायद स्नोफॉल वहाँ पर इस बार इतना है नहीं, और आएंगे सभी दोस्तों के साथ, आते हैं हम लोग घूमते हुए। जब भी आऊँगा ज़रूर बताऊँगा, आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा। यशवंत, राम मंदिर की स्थापना सुबह है, हम लोग भी सब बढ़िया से अपन लोग सब मिलकर देखेंगे, घर पे पूजा वगैरह करेंगे। क्लास अपनी शाम को है ना, क्लास अपन शाम को करेंगे, तो क्लास को नहीं छोड़ सकते अभी, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अभी 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे जाऊंगा, तो इसलिए अभी क्लास स्किप नहीं करूंगा, फिर 2-3 दिन का गैप आएगा, तब अपन लोग छुट्टी कर लेंगे, ठीक है। हेलो रिहान, हेलो हेलो, ठीक है भाई, मिलते हैं। होमवर्क ज़रूर करना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पे मैं शेयर करूंगा, वो होमवर्क जरूर करना है। कल हम पहले डिस्कस करेंगे, डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, मैं होमवर्क के डिस्कशन के ऊपर बहुत फोकस करता हूं। आपको अगर सेलेक्ट होना है तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग से बिल्कुल भी ना डरें, ना उसको स्किप करें। क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, लगे रहो, होगा। मुझसे डिस्कस करने के बाद दोबारा करना, फिर होगा। अगर आपने शुरू के 10-15 दिन एफर्ट मार लिया, फिर आप देखना क्या मजा आने वाला है आपको आगे, क्वेश्चन यूं के यूं आपसे सॉल्व होंगे। बिल्कुल सोहेब, मैं कश्मीर जब आऊंगा तो जरूर आप लोगों से मिलूंगा ही मिलूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं। जय श्री राम साहिल बाबू, जय श्री राम, बिल्कुल मिलते हैं कल। आगे बढ़ते हैं शाम को वापस 7:30 पर, है ना। कोई थोड़ा बहुत चेंज हुआ प्लान के अंदर तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए, गुड नाइट।